कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का हम 5 दिवसीय छत्तीसगढ़ विजुअल आर्ट सोसाइटी की ओर से उत्सव कर रहे हैं और इस उत्सव का आज चौथा दिन है। और आज हमने शाम के नाटक जो कि प्रेमचंद जी की कहानियों पे आधारित हैं वो होंगे, पर इस बीच में हमने जो है हमारे बीच में सुप्रसिद्ध कथाकार आलोचक भालचंद जोशी मौजूद हैं, तो हमने उनसे आग्रह किया था कि हम इस दौरान उनका प्रेमचंद जी के साहित्य पर व्याख्यान आयोजित करना चाहते हैं और वो आज हमारे बीच में है। दरअसल प्रेमचंद का साहित्य जो है वो इतना व्यापक है, उन्होंने पहले उर्दू में लिखा और बाद में हिंदी में। तो प्रेमचंद जी 1936 में आकर उनका निधन हो जाता है, पर वो जो है जिस तरह का साहित्य रचते हैं वो साहित्य जो है आजादी के पहले का यदि भारत जानना है, महाजनी सभ्यता को जानना है और जो चीजें बदल रही थी, जो पलायन हो रहा था, मशीनीकरण हो रहा था, इन सारी चीजों को यदि हमको समग्रता में जानना है तो हम ये देखते हैं कि प्रेमचंद का साहित्य जो है वो हमको एक राह दिखाता है। प्रेमचंद जी बहुत चीजों में आदर्शवादी सोच रखते थे, वो गांधी से भी बहुत प्रभावित थे, पर वो कहीं ना कहीं जाकर जो है वो उनको ये लगता है कि मोह भंग का एक दौर आता है और फिर उनकी कहानी कफन आती है, गोदान जैसा उपन्यास आता है जिसमें बहुत सारी चीजें जो है निकलकर सामने आती हैं। तो प्रेमचंद के साहित्य को हम कई चीज देखते हैं। एक मोह भंग का दौर जो है, और बाद में आजादी के बाद निश्चित रूप से वो मोह भंग हुआ और समाज में बहुत सारी चीजें बदली और उसके बाद के कहानीकारों ने जो प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे, बहुत सारी ऐसी कहानियां भी लिखी जो जिसने हमारे समय के यथार्थ को या जो कुछ सच है उसको उजागर किया। तो इस पूरे चूंकि भालचंद जोशी खुद बड़े कहानीकार हैं, उपन्यास उनके हैं, तो हम चाहेंगे कि हम भालचंद जोशी जी से प्रेमचंद जी के साहित्य, उसकी प्रासंगिकता, उसके समग्रता में देखना, ये इन पे हम उनसे बातचीत करेंगे। तो चलिए अब व्याख्यान की शुरुआत करते हैं और हम भालचंद जोशी जी से कहेंगे कि वो प्रेमचंद के साहित्य पे अपनी बात करें। नमस्कार सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसाइटी के तहत मुझे आज बोलने के लिए आपने अवसर दिया है। और ख़ास करके प्रेमचंद तो मेरे ही क्यों हर लेखक के पुरखे हैं, हमारे पितामह की तरह हैं। कहानी की बात हो या उपन्यास की बात हो, लेखन की हर बात वहीं से शुरू होती है। चाहे आप कहानी की सहमति में बोले, उपन्यास की सहमति में बोले, असहमति में बोले, लेकिन बात अंततः प्रेमचंद से ही शुरू होगी। कहानी या उपन्यास की बात प्रेमचंद के बगैर बिल्कुल अधूरी है। प्रेमचंद ने पहली कहानी मुझे जहाँ तक याद है 1907 में लिखी थी, एक अनमोल रतन। तो उसके बाद उनका पहला उपन्यास आया था सेवा सदन 1918 में। कहानी की एक लंबी परंपरा है और जब देखते हैं कि 1907 से 1936 तक कफन जैसी बहुत चर्चित कहानी उन्होंने 1936 में लिखी थी अपने अंतिम दिनों में। तो इन बीच उनके सारे उपन्यास भी आए, गोदान भी उन्होंने अपने अंतिम दिन, मतलब उनकी जो सबसे बड़ी कृति है कफन कहानी के रूप में, उपन्यास गोदान के रूप में, वो उनके अंतिम दिनों की कृति है। नाटक भी लिखे उन्होंने। करबला मैं जहाँ तक सोचता हूँ उनका 1923 में आया था, 1924 में संग्राम नाटक आया था, 1933 में प्रेम की वेदी आया था। नाटक 3 ही लिखे उन्होंने, लेकिन कहानी और उपन्यास की बहुत लंबा सिलसिला उनका चलता रहा। आखिरी उपन्यास वो मंगल सूत्र लिख रहे थे और मंगल सूत्र आधा लिख पाए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। जो बाद में उनके बेटे, जो खुद भी अच्छे लेखक थे, अमृत राय, उन्होंने पूरा किया और वो 1948 में प्रकाशित हुआ था वो उपन्यास। उसके बाद उनकी सारी कृतियां फिर धीरे धीरे पुनर्प्रकाश, उनका अपना प्रेस था, सरस्वती प्रेस, जहाँ से वो पत्रिका भी प्रकाशित होती थी, हंस। और हंस इतनी बड़ी पत्रिका थी साहित्य की कि हिंदी पत्रकारिता में, साहित्यिक पत्रकारिता में हम यदि नाम लेंगे तो हंस के उल्लेख के बगैर हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता की हम बात नहीं कर सकते हैं। वो बहुत बड़ी रचना है। प्रेमचंद की एक बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि
एक लेखक कैसे जीता है। जैसे हम मोपासा के बारे में जानते हैं, चेखोव के बारे में, तोलस्टॉय के बारे में, कि ये लोग साहित्य को ही हमेशा जीते थे, लेकिन प्रेमचंद उससे भी बड़ा उदाहरण है। प्रेमचंद वो पूरे समय साहित्य की ही बातें करते थे। जब बहुत बीमार थे और उनसे मिलने के लिए आए जैनेंद्र, तो वो उनसे साहित्य की चर्चा कर रहे थे। मृत्यु से ठीक एक दिन पहले वो अपनी मृत्यु की चिंता नहीं कर रहे थे, बीमारी की चिंता नहीं कर रहे थे, अपने बीमारी के बारे में बातें नहीं की। उन्होंने सारी बातें की कि इन दिनों क्या लिखा जा रहा है, कहानी में क्या बदलाव आ रहा है, उपन्यास किस तरह के हो रहे हैं, तुम क्या लिख रहे हो जैनेंद्र इन दिनों। वो सारी उसी तरह की बातें कर रहे। तो एक जेन्युइन राइटर साहित्य में ही जीता मरता है। उसकी पहली प्राथमिकता और अंतिम प्राथमिकता साहित्य ही होती है। अब ये देखें कि उन पर बहुत तरह की आरोप भी लगाए गए। इन दिनों देखिए, ये जो समय चल रहा है ना, ये मूर्ति भंजक समय है। मतलब आप जितने भी साहित्य में देखें, राजनीति में देखें, सभी दूर सामाजिक सरोकारों से जुड़े लेखकों को देखें, पुरानी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। एक किस्म का कि ये कहा जा रहा है कि जो वो थे वो अंतिम नहीं था, उनका कहा उनका लिखा अंतिम नहीं है। अब प्रेमचंद पर तो ये भी आरोप लगे कि वो बहुत ब्राह्मणवादी थे। तो कुछ लोगों ने कहा कि बहुत ब्राह्मण विरोधी लेखक थे, किसी ने कहा कि वो स्त्री विरोधी लेखक थे। यदि इसको देखना होगा तो कुछ संदर्भ हमें देखना पड़ेंगे। जैसे शार्लोट ब्रॉन्टे थी ब्रिटिश लेखिका, उन्होंने 2 तरह के उपन्यास लिखे। क्योंकि जब लेखक लिखता है तो वो चरित्र लिख रहा है, अपने समय को लिख रहा है, और अपने समय को लिखते हुए उसे कैसे चरित्रों की जरूरत पड़ रही है, वो चरित्र उसके समय की जरूरत में आ रहे हैं, उसकी जरूरत को बता रहे हैं। ब्रॉन्टे का जो उपन्यास था स्त्री पक्ष को लेके, जेन आयर उपन्यास एक ऐसा है कि स्त्री पक्षधरता की इतनी बड़ी बातें आई हैं उसमें कि लगता है कि एक स्त्री के दुख तकलीफ उसके अपने समय कालखंड में उपस्थिति को वो बता रही थी। लेकिन उसी शार्लोट ब्रॉन्टे ने द ओल्ड मिस्ट्रेस जैसा उपन्यास भी लिखा। वो उपन्यास ऐसा है कि उसमें स्त्री खलनायिका की तरह आई है, एक वो स्वार्थी है, द्वेष से भरी हुई स्त्री है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ब्रॉन्टे लिखते लिखते एकदम स्त्री विरोधी हो गई। उस समय जो उसे जरूरत थी उपन्यास में जैसे चरित्र की, उसने वैसा पेंट किया उसे। आप और आगे चले, भारतीय भाषाओं में आए तो शरदचंद्र को देखें। शरदचंद्र तो स्त्री पक्ष के कितना उन्होंने मार्मिकता से स्त्री चरित्र रचे हैं। आप जितने भी देखें, कमल का चरित्र है शेष प्रश्न का, वो देखें कितना मार्मिक चरित्र है। किरणमयी है चरित्रहीन की नायिका, राजलक्ष्मी, श्रीकांत आपने सीरियल भी देखा होगा, उपन्यास भी पढ़ा होगा, कितना बड़ा चरित्र रचा। पारो जैसा चरित्र रचा उन्होंने, एक वैश्या का चरित्र चंद्रमुखी रचा, उसको कितना विराट रूप दिया, ममता का, प्रेम का, समर्पण का, कितना बड़ा चरित्र है वो। लेकिन वही जब लिख रहे थे शरदचंद्र, तो उन्होंने मछली दीदी में कादम्बरी जैसा चरित्र भी लिखा, एकदम विपरीत, उनकी नायिकाओं के टेम्परामेंट से मेल नहीं खाता, उस शैली से मेल नहीं खाता, लेकिन लिखा उन्होंने क्योंकि उस उपन्यास में वैसे ही चरित्र की उनको जरूरत थी। नयनतारा है निष्कृति का, राजमणि है ब्राह्मण की बेटी उपन्यास जो शरदचंद्र का है। तो यही काम प्रेमचंद भी कर रहे थे। उनको कहा जाता है कि जो घीसू माधव चरित्र हैं वो ब्राह्मणवादी दृष्टि से लिखा गया है, दलितों को नीचा दिखाने के लिए लिखा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो कफन लिख रहे थे तो अपने समय को लिख रहे थे कि वो कालखंड कैसा था उस समय में। देखिए एक बात बताऊं आपको कि व्यक्ति ये समय कोई एकदम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता कि सारा एकदम खराब हो, एक समय में समाज के सारे व्यक्ति खराब हो, ये सारे अच्छे हो, ऐसा नहीं होता। ग्रे होता है, धूसर होता है, समय भी, व्यक्ति भी, समाज भी। एक ही व्यक्ति को अब में आप कई चरित्र मिलेंगे, वो अच्छा भी हो सकता है, वही व्यक्ति कभी बुरा भी, उसकी बुराइयां भी प्रकट होती हैं। तो वो माधव और घीसू के चरित्र को हम देखेंगे तो ऐसा ही वो बता रहे थे उस चरित्र से कि वो कैसा कालखंड था, वो कैसा समाज बन रहा था, जहां शराब पीने के लिए वो लोग कफन के पैसे बेच देते हैं, कफन के पैसे से शराब खरीद लेते हैं। और वही व्यक्ति जब बेटा पूछता है कि अब कफन के लिए क्या करेंगे, तो कहता है ना कि वही लोग फिर से देंगे पैसा। तो देखिए वो दलित को नहीं बता रहे थे, वो व्यक्ति कैसा बदल रहा है समाज में,
वो कोई भी हो सकता था, उनके लिए उस समय वही चरित्र थे। ऐसा तो तुलसीदास पर भी आरोप लगे हैं। उन्हें भी कहा गया है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, लेकिन वो देखिए नरेटर नहीं कह रहा है, वो तो समुद्र कहता है, उसमें एक चरित्र आता है। तो तुलसी को आरोप देने से कुछ नहीं हो, क्योंकि तुलसी को यदि आप कहोगे कि वो ब्राह्मणवादी दृष्टि से उन्होंने लिखा और शूद्र के खिलाफ लिखा, तो वही तुलसी तो शबरी को भी रच रहे थे। कितना विराट चरित्र रचा उन्होंने, ममता और स्नेह की कितनी बड़ी मूर्ति उन्होंने स्थापित की। तो लेखक के मन में लिखते समय इस तरह की चीजें नहीं आती। हाँ, अपने समय की आहटें और संकेत जरूर आ जाता कि वो समय ऐसा था तुलसी का, तो वो चीजें आ गई होंगी, पर तुलसी व्यक्ति वैसे नहीं थे। इसी तरह प्रेमचंद के मन में दलितों को लेकर ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो ब्राह्मणवादी दृष्टि से लिख रहे। यदि इसी तरह हम देखें तो उनके उपन्यास सदगति को कहानी सदगति को देखें, वो तो ब्राह्मणों के पूरी तरह खिलाफ लिखा हुआ उपन्यास कहानी है। सदगति में वो एक जो ब्राह्मण है, पंडित जी हैं, उनको लकड़ी चीरने के लिए बुलाते हैं दलित को कि भाई लकड़ियां चीर दो, भूखा प्यासा आता है उनका कि मैं कुछ खा के आ जाऊं। बोले नहीं, तुम पहले लकड़ियां काट के चले जाओ। वो लकड़ियां काटता, सुबह से दोपहर हो जाती, भूखा प्यासा हांफने लगता, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, तो धुतकारती है। ब्राह्मण की पत्नी भी धुतकारती है पंडित जी की, ब्राह्मण भी उसको डांट देते हैं। अंततः तो वो बेहोश होकर गिर पड़ता और मर जाता है। अब ब्राह्मण कितना धूर्त और चालाक था कि देखिए कि वो, उसकी चिंता ये नहीं कि आदमी मर गया है, अमानवीयता की कितनी बड़ी कहानी है वो, कि उनकी चिंता ये है कि ये मेरे घर में मर गया है ब्राह्मण, एक अछूत, अब इसको क्या करेंगे, फेंकने के लिए कैसे जाएंगे। तो वो दूर से एक रस्सी का फंदा उसके पैर में डालते हैं और उसको घसीट के बाहर फेंक कर आते हैं। और उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, उस दलित की, ये घर आएगा, खाना खाएगा, रोटी नहीं खाकर गए हैं। तो अमानवीयता के लिए उनको जरूरी चरित्र लगा ब्राह्मण का, क्योंकि ब्राह्मणों के बारे में एक स्थापित सत्य था उस समय का, माना जाता था कि ये तो बड़े धर्म को मानने वाले होते हैं, ये दुनिया को धर्म की बातें बताते हैं, और धर्म का मूल सूत्र तो परोपकार और सदाशयता का है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये कही गई बातें हैं, जीवन में यथार्थ में चरित्र और भी किस्म के होते हैं। इस तरह के लोग भी हैं समाज में। जैसे मैंने कहा ना कि बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि सारे अच्छे हों सारे बुरे हों। वो ब्राह्मण था, लेकिन था धूर्त था, चालाक था, बेईमान था, अमानवीय था। अमानवीयता की यह हद थी कि वो उसको घसीट कर फेंक कर आता है। तो कई वो अपने समय के चरित्रों को रच रहे थे। उनके लिए जब जिस तरह के चरित्र की जरूरत पड़ी वो वैसा चरित्र रच रहे थे। वो ये नहीं देख रहे थे कि इस ठाकुर का कुआं, वो कितनी बड़ी वो कहानी है कि रात में चोरी चुपके वो ठाकुर के कुएं से पानी निकालने जाते हैं, क्योंकि उस समय वो देखते हैं कि सारे उनके आसपास जो पोखर था उसमें कीड़े पड़ गए थे, कीड़े कुलबुला रहे थे, पानी नहीं था पीने को, इतना गंदा खराब पानी था। तो सोचते कि रात को चोरी से ठाकुर के कुएं से पानी निकालना है, लेकिन वो होता नहीं और वो बाल्टी छूट जाती, जोर से आवाज होती तो भाग आते वो लोग, वो भाग कर आ जाता घर पर, और अंत उसका यही होता कि वो वही पोखर का कीड़े भरा हुआ पानी पी रहा होता है। और ठाकुरों की चिंता थी कि कौन आया था, ऐसा तो नहीं कि ये दलित लोग यहाँ घुस आए हो पानी निकालने की कोशिश की हो। तो कितना बड़ा विरोधाभास और विडंबना पैदा की उन्होंने। तो उनके लिए ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो चाहे ठाकुर हो, उनके लिए वो चरित्र की तरह थे। वो अपने समय की विडंबना बताना चाहते थे कि कितना अमानवीय समय है, कितना क्रूर होता जा रहा है समाज। वो कैसे चरित्र है, कौन लोग हैं, उनको इससे मतलब नहीं था। ब्राह्मण यदि उनको लगा कि बहुत अमानवीय है, क्रूर है, तो उन्होंने वैसा बताया, ठाकुरों को वैसा बताया। छोटे लोगों में भी चतुराई है, चालाकी है। और जब वो कफन लिख रहे थे तो वो बता रहे थे कि गरीबी की लाचारी कितनी बड़ी होती है, शराब की लत कितनी बुरी होती है। वो चीज बता रहे थे। वो ये नहीं कह रहे थे कि वो बेईमान थे। बेईमान होते तो पैसा कितना था कफन का, बहुत मामूली सा पैसा था। वो बड़ी बेईमानियां करते, लेकिन वो बड़ी बेईमानियां नहीं बताई उस चरित्र के जरिए, छोटी सी बताई कि वो शराब पी जाते हैं वो। तो उस पूरे संदर्भ के साथ आप देखेंगे तो उन रचनाओं में आपको बड़ी चीजें मिलेंगी, बड़े संदर्भ में मिल जाएंगे हमें। वो लेखकी वक्तव्य की तरह उन चीजों को नहीं लिख रहे थे, वो कभी नहीं बताते हैं। एक है कि जैसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के बाद प्रेमचंद के संदर्भ में कही जाती, तो देखिए वो समय की जरूरत, बाद की पीढ़ी ने बहुत मतलब कमलेश्वर तो इस हद तक गए कि प्रेमचंद की कहानियां बहुत गढ़ी हुई कहानियां हैं और इस तरह का आदर्शवाद की अब कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उस समय तो थी।
आप बाद में नकार सकते हो। आजादी के पहले तो सारा जोर इसी पर था कि आजादी मिले, और आजादी मिलने के कौन लेगा, समाज के लोग इकट्ठे होंगे। तो समाज में आदर्श नहीं होगा, आदर्श के बगैर तो इकट्ठा नहीं होंगे, सबके स्वार्थ आड़े आ जाएंगे। तो वो इसी बात पर जोर दे रहे थे कि स्वार्थ टूटेगा, अच्छे लोग होंगे, मानवीयता रहेगी, परोपकार लोगों में रहेगा, सदाशयता रहेगी। तो वो वैसी ही कहानियां लिख रहे थे। आप उनकी सत्याग्रह कहानी देखिए, वो तो पंडित के पूरे खिलाफ कहानी है और कांग्रेस के आंदोलन की कहानी है वो। तो वो बताना चाहते, उस समय की जरूरत यही थी कि एक राम राज्य की जो कल्पना गांधी की थी, वो प्रेमचंद भी देख रहे थे अपने समय में कि इसको किस तरह से की। देखिए, हर बड़ा व्यक्ति जो होता है, आप कबीर देखिए, वो तमाम चीजें कह रहे थे, उन्होंने नाथ पंथ से लिया बहुत सारी चीजें, लेकिन शून्यवाद उनका अपना था, वो बिल्कुल कबीर का अपना निजी था। अब गांधी को देखिए, उन्होंने अहिंसा ली, बुद्ध से ली, महावीर से ली, लेकिन सत्य उनकी अपनी खोज थी। सत्य पर टिके रहना, सत्य की सामाजिक प्रतिष्ठा, जीवन में प्रतिष्ठा कितनी बड़ी होती, ये गांधी की बड़ी खोज थी। गांधी इसलिए बड़े माने गए। आप आगे चले तो प्रेमचंद को देखें, जो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है, वो प्रेमचंद की अपनी खोज थी, इसलिए वो बड़े कहानीकार, बड़े उपन्यासकार माने गए। कि जब एक लेखक, एक विचारक अपना कुछ न देगा, गांधी पूरे समाज, इनको महावीर और बुद्ध के बाद मैं मानता हूं कि उनसे बड़ा विचारक कोई नहीं हुआ इस दुनिया में, क्योंकि वो अहिंसा के साथ सत्य को जोड़ा उन्होंने। इसी तरह यथार्थ के साथ आदर्श को जोड़ा प्रेमचंद ने। वो उस समय की बड़ी चीज थी कि यथार्थ था, कफन को देखे कैसा यथार्थ, समाज इस तरह से था, लेकिन उसको आदर्श से जोड़ रहे थे। वो उन्होंने गोदान में बताया, सेवा सदन में बताया, दोनों चीजों में, रंगभूमि में है, वो उस आदर्श पर टिके हुए थे कि इसी से चीजें बनेंगी। लेकिन वो समझ तो रहे थे, गांधी ने भी कहा था कि राजनीतिक आजादी मिल जाए और बात है, लेकिन आर्थिक आजादी मिलना जरूरी है, हर आदमी को काम मिले, हर आदमी समाज में बराबर हो, गांधी कह रहे थे। और ये उन्होंने आजादी मिलने के बाद कहा गांधी ने, और प्रेमचंद इसको 1936 में कह रहे थे कि ऐसा ना हो कि आजादी मिले और जॉन की जगह गोविंद बैठ जाए गद्दी पर, गोरे अंग्रेज चले जाएं और काले अंग्रेज बैठ जाएं, तो बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, वो सिर्फ व्यक्ति बदलने की बात होगी। बदलना चाहिए, पूरा सत्ता का चरित्र बदलना चाहिए, एक सामाजिकी बदलना चाहिए, विचार में बदलाव आना चाहिए। तो वो चीजों को इस तरह से देख रहे थे, वो कैसा अपना जीवन होना चाहिए, कैसा समाज बदलेगा, इसको पूरे सारे संदर्भ के साथ देख रहे थे। हमारे समय में आप देखिए कि कौन ऐसा लेखक है जिसने 250-300 कहानियां लिखी हों। एक लेखक इतने छोटे से पीरियड में, जब उन्होंने 1907 से लिखना शुरू किया और 1936 तक 300 कहानियां और इतने उपन्यास लिखे हों, निरंतर वो उनकी क्रिएटिविटी बनी रही, निरंतर लिखते रहे वो। और बड़ी और महत्वपूर्ण कहानियां, शतरंज के खिलाड़ी, दो नवाबों की कहानी के बहाने कितना वो चरित्र बताया कि नवाबी चरित्र कैसे होते थे, उनके लिए सारी चीज गौण थी। एक तरफ महलों में दूसरी आक्रमण हो चुका है, सत्ता जा रही है, चीजें हमारे हाथ से छीनी जा रही हैं, उनको इस बात की सूझ नहीं थी। और उसी तरह पूस की रात है, बड़े भाई साहब कहानी कितनी मार्मिक कहानी है कि एक छोटा भाई लगातार सफल हो रहा है, पहले तो वो डांटता है, फिर धीरे धीरे उनको महसूस होता है कि नहीं, जीवन में जितनी पढ़ाई जरूरी है उतना ही खेल भी जरूरी है, स्पोर्ट्स भी जरूरी है। खेल नहीं रहेगा तो शरीर कैसे बनेगा, शरीर नहीं बनेगा तो आदमी पढ़ेगा कैसे। और उसके बाद दोनों में रिश्ते कायम होते हैं। उनको लगता है कि अरे जीवन की असली खुशी तो इस तरह से भी है, मन नहीं लग रहा और टेबल पर बैठे रहेंगे 4 घंटे पढ़ने से तो कोई मतलब नहीं, चाहे 1 घंटे पढ़ें और 1 घंटे खेलें, तो वो तालमेल से चीजें बन सकती हैं, हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। कई दो बैलों की आत्मकथा, उनकी इतनी महत्वपूर्ण कहानी, मैं सोचता हूँ कि जानवरों को लेकर लिखी गई वो पहली कहानी है हिंदी में जो इतनी मार्मिक कहानी, इतनी बड़ी कहानी है। वो नमक का दरोगा, बुक आज कोई पढ़ता है तो लो अच्छा कि नमक के लिए दरोगा लगाया जाता था। एक कहानी यदि आपको पूरा कालखंड बता दे उस समय का तो कितनी बड़ी बात है। मतलब उस समय मैंने अपने बेटे को एक बार दोस्तोयेवस्की का उपन्यास दिया था पढ़ने के लिए, द इडियट, तो उसने पढ़ा, उसने कहा कि ये अजीब बात है, इतना गरीब परिवार है, सारे लोग इस तरह से, और बर्तन गिरवी रखने जा रहे हैं तो नौकरानी को ले जा रहे हैं, तो नौकरानी
को वो रख सकते थे। तो मैंने कहा नहीं, उस समय का समाज ही ऐसा था कि गरीबी अलग चीज है, घर में नौकरानी होना, परिचारिका होना अलग चीज है। ये दोनों चीजें एक साथ संभव रहती थी उस समय। तो आपको ये चीजें पता चलती हैं कि अच्छा उस समय ऐसा भी होता था। जब नमक का दरोगा पढ़ते तो लगता है कि अरे नमक समुद्र के किनारे वहां पर एक दरोगा नियुक्त हो गया था जो रखवाली, नमक की रखवाली करता था। तो कितना उस समाज की तकलीफें कितनी रही होगी गुलामी की, कि नमक नहीं हासिल था, नमक नहीं आम आदमी को मिल पाता था, उस पर अधिकार सिर्फ अंग्रेजों का था। तो और उसकी ईमानदारी की बड़ी कहानी, मतलब एक ही चीज नहीं बता रहे थे प्रेमचंद, वो एक तरफ बता रहे थे कि एक सामान्य सी चीज उपलब्ध नहीं है आम आदमी को, नमक जैसी, जो बाद में कौड़ियों के मूल बिका आजादी के बाद, लेकिन वो उस समय नहीं था। और उसी समय एक आदमी जिसको सारी चीजें मालूम थी लेकिन वो अपनी ईमानदारी पर टिका रहता है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं था कि अंग्रेज मुझसे काम ले रहे हैं या कौन ले रहा है, महत्वपूर्ण था उसकी ईमानदारी, चरित्र। तो वही मैंने कहा, जो आदर्श की बात कर रहा हूं वो इसी बात को बताना चाहते थे कि आदर्श जीवन में चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। आप चरित्र बनाओगे तभी बाकी चीजें भी हासिल कर पाओगे। चरित्र नहीं बन पाएगा, जीवन में आदर्श नहीं बन पाएंगे, तो आप उस मानवीयता तक नहीं पहुंच सकते जो किसी भी व्यक्ति का जीवन में सबसे बड़ा हासिल होता है। यदि मनुष्यता नहीं है तो वो कितना भी समृद्ध हो, कितना भी बड़ा हो, मनुष्यता के बगैर अधूरा है। वो मानवीयता ही व्यक्ति को समृद्ध बनाती है, उसका चरित्र निर्माण करती है। उसके बगैर तो चाहे जितनी सुख सुविधाओं के बीच रहे, और इतिहास में वही जिंदा रहता है जो अपनी मानवीयता के साथ बड़े काम करता है। काम उस समय छोटे लगते हैं, नमक का मामूली सा दारोगा था, लेकिन जो काम करता है अपनी ईमानदारी से बताता है। तो इसीलिए प्रेमचंद भी इतिहास में इसीलिए जीवित है कि वो अपने समय को जिस दृष्टि से देख रहे थे वो दृष्टि बहुत बड़ी थी उनकी। विजन नहीं होगा लेखक के पास तो आप कितनी भी भाषा का कमाल कर लीजिए, विजन ही आपको आपके लेखन के अंतिम छोर तक लेकर जाएगा। दृष्टि ही लेखक को बड़ा बनाती है। भाषा से कितना भी कर लें आप, लेकिन भाषा अंततः मददगार रहेगी, लेकिन दृष्टि आपके लेखन को समृद्ध करेगी, वही आपको महत्वपूर्ण बनाएगी। उसके बगैर सारी चीजें धीरे धीरे अधूरी हो जाती है। तो गांधी में सांस्कृतिक आत्मविश्वास बहुत बड़ा था, तो प्रेमचंद में सामाजिक आत्मविश्वास बहुत बड़ा था। वो जिस तरह से सांस्कृतिक चीजों उन अवधारणाओं को देख रहे थे गांधी, तो उसी समय प्रेमचंद सामाजिकता को देख रहे थे कि सामाजिक बदलाव के लिए कैसे जरूरी और लेखन की उसमें क्या भूमिका रहेगी। जहां गांधी राजनीतिक भूमिका को देख रहे थे, राजनीतिक बदलाव, सांस्कृतिक बदलाव को चीज देख रहे थे, प्रेमचंद उस समय सामाजिक बदलाव के लिए लेखन की भूमिका को देख रहे थे कि एक लेखक को कैसा होना चाहिए, किस तरह से उसकी लेखन होनी चाहिए, क्या दृष्टि हो जो उसे बताए कि हमारे समाज में किस तरह से बदलाव आ सकता है। वो ये मानते थे कि देखिए साहित्य से क्रांति नहीं होती, पर बदलाव की एक भूमिका साहित्य ही तय करता है। जब नेहरू एक बार झंडा वंदन के लिए जा रहे थे तो सीढ़ियां चढ़ रहे थे, लड़खड़ा गए, तो दिनकर ने, रामधारी सिंह दिनकर उनके पीछे थे, उनको संभाल लिया। तो उन्होंने कहा, नेहरू जी ने कहा, अरे आपने मुझे संभाल लिया, मैं गिर जाता। तो उन्होंने कहा नहीं, साहित्य का काम हमेशा दूसरों को संभालना ही होता है, वो चाहे राजनीतिक हो कोई भी हो, हमारा काम ही यही है कि हम गिरते हुए लोगों को संभालें। तो ये चीजें सारे इसी संदर्भ के साथ हम देखेंगे तो हम बड़ी चीजों तक पहुंच सकते हैं। उसके बगैर आप प्रेम को लेकर लोग कहते कि प्रेमचंद में उस तरह की संवेदना नहीं थी। क्यों नहीं थी? आप सवासर गेहूं पढ़िए, पति पत्नी के संबंधों की कितनी बड़ी कहानी है। वो बीमार होती है पत्नी तो वो सवासर गेहूं कर्ज लेता, सवासेर सिर्फ, और उसके बदले इतना ब्याज और इतना पैसा चुका देता है, फिर भी बाकी रहता है, तो अंततः वो जमीन बेचता है और पत्नी का इलाज कराता है। तो पत्नी से प्रेम की वो संवेदना की बहुत बड़ी, देखिए रचना जब तक संवेदना के स्तर पर बड़ी नहीं होगी, आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी अच्छा शिल्प हो, लेकिन संवेदना का स्पर्श ही रचना को बड़ा बनाएगा। संवेदन उपस्थिति ही रचना में वो चीज पैदा करेगी जो पाठ की संप्रेषण भी रहेगा, लोगों तक पहुंचेंगे भी और वो असर भी करेगी। चाहे वो कहानी कफन हो, पूस की रात हो, गुल्ली डंडा हो, बड़े भाई साहब हो, कोई सी भी कहानी उनकी उठाकर देख लीजिए। पूस की रात भी पति पत्नी की कहानी है,
वहां भी यही कि पत्नी देती कि तुम खेत में जा रहे हो, इतना जाड़ा है, बहुत तकलीफ होगी, तुम पैसे ले जाओ और कंबल खरीद लेना। पर उसको लगता है कि पैसे मिले तो मैं कर्जा चुका दूं, इससे किश्त, पूरा कर्जा मैं किश्त दे दूं। वो उसको ले जाकर वो किश्त चुका देता है कर्जे की। तो ये प्रेम और संवेदना की कितनी बड़ी बड़ी कहानियां हैं। और लोग कहते हैं कि प्रेमचंद में वैसी प्रेम को लेकर भावना नहीं थी। प्रेम को लेकर आप प्रेम को कैसे देखते हैं इस बात पर निर्भर करता है। प्रेम एक स्त्री, पत्नी भी तो स्त्री होती है, कोई जरूरी नहीं कि प्रेमिका को लेकर उन्होंने कहानियां चाहे न लिखी हों, लेकिन पत्नी के साथ उन संबंधों को लेकर होरी और उसकी जो पत्नी है धनिया, उसको लेकर देखिए गोदान में कितने मार्मिक वर्णन है। और वही स्त्री पति से इतना प्रेम करने के उपरांत आखिर में कह देती है कि पंडित जी गाय तो अब नहीं दे पाएंगे हम आपको, उसकी हमको जरूरत रहेगी। तो वो कितना व्यवहारिक निर्णय भी था उस स्त्री का। तो ऐसा नहीं कि बहुत यथार्थ जो जीवन का था वो नहीं लिख रहे थे, वो चीजों को समझ भी रहे थे, उनके पात्रों में भी ये डाल रहे थे। एक लंबी यात्रा आप देखिए ना, 1907 से जब वो कफन तक 1936 तक आते तो पूरा परिदृश्य बदल जाता। कितने व्यवहारिक हो गए उनके पात्र, चतुर हो गए, चालाक हो गए हैं। आज हम सुबह बात जो कर रहे थे कौशल की, वो हुनर आ गया था, लेखक में भी आ गया था, पात्रों में भी आ गया था कि पैसा तो और आ जाएगा पर अभी तो शराब पी ली जाए। इतना जीवन यथार्थ बदला था, इस तरह से बदला था। जहां देश प्रेम से शुरुआत की थी उन्होंने लिखने की, वो आकर उस यथार्थ को लिख रहे थे कि समाज इस तरह से बदल रहा है, इस तरह से चतुराई, इस तरह से चालाकियां आ रही हैं लोगों के भीतर। तो वो चीजों को बहुत गहराई में जाकर देख रहे थे। तो प्रेम देखिए, विश्वास और प्रेम, मैं थोड़ा सा एक दूसरे संदर्भ के साथ कहना चाहूंगा कि विश्वास को टूटने की बात हमारे बहुत लंबे कालखंड की हो रही। मैं, एक मित्र ने मुझसे कहा था कि आप कालिदास को इसलिए पढ़ना, कभी आपने कभी रघुवंशम पढ़ा हो कालिदास का, तो आप देखिए उसमें रामचंद्र जी कहते हैं कि लक्ष्मण को कि सीता को वन में छोड़ाइए। तो लक्ष्मण जब तैयार हो रहे होते तो सीता मन ही मन मुस्कुराती हैं, उनका कि ये लक्ष्मण के बस की बात नहीं है मुझे छोड़ा है। वो लक्ष्मण को अपने छोटे भाई की तरह, अपने बेटे की तरह प्रेम करती थी, बहुत प्रेम करती थी उससे कि ये तो मेरा बेटा, ये क्या मुझे छोड़ने जाएगा वन तक। लेकिन रथ लग जाता है महल के बाहर, तब भी वो मुस्कुराती है, बैठ जाती है। उसको मालूम था कि आगे रथ बढ़ा नहीं सकता, लेकिन रथ चल देता है। तो जानती थी कि नगर के बाहर तो नहीं ले जाएगा, वापस ले आएगा कि अब नहीं ले जा सकता, मेरे बस की बात नहीं। लेकिन रथ नगर के बाहर चला जाता है, वन आ जाता है। तो वो जानती थी कि अभी कह नहीं पाएगा, वो बैठी रहती। तो वो कहता है लक्ष्मण कि देवी वन आ गया। वो उतर जाती है, लक्ष्मण रथ आगे बढ़ाते हैं, वापस लौटने के लिए पलटाते हैं। तो उनको लगा था कि पलटा कर मेरे पास ही लाकर रोकेगा और कहेगा कि बैठिए, हो गया, एक जो औपचारिकता थी वनगमन की, वनवास की, हो गई, चलिए। लेकिन रथ उनके पास से निकालकर लक्ष्मण ले जाते हैं। तो देखती रहती, रथ दूर जाता है, धूल के गुबार उठते। तो उनको लगता है कि अभी ये धूल के गुबार छटेंगे और लक्ष्मण रथ लेकर वापस आएंगे, ये नहीं जा सकता। लेकिन धूल के गुबार हट जाते, सब कुछ हट जाता, कोई नहीं था, रथ जा चुका था। तब पहली बार सीता को लगता कि इस घने बिहड़ और खतरनाक जंगल में वो नितांत अकेली है, कोई नहीं है उसका। जो विश्वास था एक, वो भी टूट चुका है। अब उसके पास कुछ भी नहीं है, न विश्वास की पूंजी है, न विश्वास की संपत्ति है, न कोई और चीज बची है। इस दुनिया में बिल्कुल नितांत अकेली है। तो विश्वास ऐसे टूटता है। ये टूटने की कहानी हम गोदान में, गबन में देख सकते हैं। इसी तरह की चीजें गबन में है। तो वो जितनी विविधता, विषय विविधता प्रेमचंद के पास थी, हिंदी के किसी भी लेखक के पास नहीं, किसी भी लेखक के पास नहीं। आज भी इतने हम देख लें, 1907 से लेकर अभी तक देख लें, 100 साल से ज्यादा का समय, किसी लेखक ने इतनी विषय विविधता के साथ नहीं लिखा। देश प्रेम की कहानी लिख रहे थे, पति पत्नी की कहानी लिख रहे थे, साहूकार की कहानी लिख रहे थे, ठाकुरों की कहानी लिख रहे थे, ब्राह्मणों के छल फरेब की कहानी लिख रहे थे, तमाम तरह की। तो बहुत साहस चाहिए साहब 1907 में ब्राह्मणों के खिलाफ लिखने का। जो समाज की संरचना थी, जैसा समाज बन रहा था, वो ब्राह्मणों का प्रभुत्व था, लेकिन उन्होंने वो साहस दिखाया। वो तो सामंती व्यवस्था थी पूरी उस समय, और सामंती व्यवस्था चाहे हाथों में ठाकुरों के हो, लेकिन उसके सूत्रधार ब्राह्मण होते थे, वो गाइड करते थे उन्हें।
क्योंकि उनके भीतर ये चीज थी, बताते थे कि इस तरह से किया जाए, ये धर्म है, आप शोषण कर रहे हो तो ये धर्म का ही एक हिस्सा है। तो ठाकुरों को छूट मिल जाती थी, और वो खुद तो करते ही थे शोषण धर्म के नाम पर। तो उस छल को, उस कपट को लिखने के लिए बड़ा साहस भी चाहिए था। तो प्रेमचंद सिर्फ यथार्थ के लेखक नहीं थे, प्रेमचंद साहस के भी लेखक थे। उनके पास दृष्टि भी थी, साहस भी था, और लेखन तो बड़ा ही था। उनका लेखन इतनी सारी चीजों, इतनी सारी बातों के साथ समृद्ध हुआ है। तो हम, और हर बार हम आज उनको याद कर रहे हैं, आने वाले कालखंड में भी उतनी ही प्रासंगिकता बनी रहेगी उनके लेखन की। यही उनके लेखन की सफलता है। आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।